Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting assignment for July 24 and Jan 25 intake session student जहाँ पे हम कर रहे हैं Sociology of India BSOC 132 के क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर योर असाइनमेंट। एज यू नो हमने BSOC 131 कंप्लीट कर लिया है। उसकी सारी वीडियोस आपको वन प्लेस में मिल जाएंगी एंड यू कैन चेक आउट ऑल द वीडियोस मेरे चैनल पे जाके एंड यू कैन क्लिक ऑन प्ले लिस्ट जहाँ पे आपको BSSC 131 के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है, यू वांट द स्पेसिफिक लिंक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल। नाउ स्टार्टिंग विथ BSOC 132, मैं पहले आपको ले जाती हूँ आपकी जो PDF इग्नू ने प्रोवाइड की है वहाँ पे, ताकि हम डिटेल्स में जो चीज़ें हैं वो जान सके, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो अपनी असाइनमेंट आंसर राइटिंग में ना। ये जो आपकी PDF है ये आपको इग्नू की तरफ से प्रोवाइडेड है। ऊपर आपका कोड दिया हुआ है बैचलर्स ऑफ आर्ट प्रोग्राम BAG, and you have your July 24 and Jan 25 session intake students. You have Sociology of India as your BSOC 132। यहाँ पे आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेटर दी हुई है, what you guys have to keep in mind while writing the assignment, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपको आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन प्रोवाइडेड है, जहाँ पे जुलाई बैच के स्टूडेंट के लिए सबमिशन डेट है 30th अप्रैल एंड जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए जो डेट ऑफ सबमिशन है वो है 31st अक्टूबर। सो यू हैव इनफ टाइम, जो जनवरी 25 बैच के स्टूडेंट, ऑफ कोर्स जुलाई सेशन वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी टाइम है सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि किन चीज़ों के बेसिस के ऊपर आपको इग्नू में मार्क्स मिलते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और वहीं यहीं पे जो आपके मार्क्स है वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन यू मेंशन कि मैम हमने लिखी तो थी सारी चीज़ें, जिस हिसाब से आपने आंसर प्रोवाइड किया था हमने एक एक वर्ड वैसे ही लिखा, बट मार्क्स अच्छे नहीं आए बिकॉज बच्चों you're missing these important points, जहाँ पे जो आपकी प्लान, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इग्नू के अंडर। इग्नू में जो भी आपका एग्जामिनर है, वाइल चेकिंग योर आंसर शीट एज वेल वाइल चेकिंग योर असाइनमेंट्स, ये तीन चीज़ें पहले ध्यान जाता है किसी का भी। बीइंग अ टीचर आई कैन गारंटी यू कि मैं कंटेंट बाद में देखती हूँ, पहले आई सी हाउ द स्टूडेंट हैज़ प्रेजेंटेड द आंसर, कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया, कैसे लिखा हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे इग्नू भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है, जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि इन तीन पॉइंट्स को आप कैसे कॉपरेट करें अपने आंसर में और कैसे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर, सो अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का। एंड आई विल मेंशन अगेन, अगर आपको कोई डाउट है किसी स्पेसिफिक वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई आपको घबराने डरने वाली बात नहीं है कि मिस हो गया तो मैम से कैसे पूछे, नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, आई विल शेयर ऑल द लिंक्स विद यू। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, घबराए नहीं, डरे नहीं। मैं हर एक कमेंट का ट्राई कि मैं रिप्लाई करूँ अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई जेन्युइन डाउट है तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपकी पूरी जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जहाँ पे ऑफ कोर्स विद योर कोड एंड योर सब्जेक्ट नेम। उसके बाद लेट मी टेल यू, तीन सेक्शन है आपके और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है हर एक सेक्शन से। आप देख सकते हो कि जो आपका सेक्शन 1 है, यू हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जहाँ पे आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना है एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। सेक्शन 2 में 250 वर्ड्स हैं एंड 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। एंड सेक्शन 3 इज ऑफ 100 वर्ड्स विथ 6 मार्क का क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आपके डिवाइडेड है, टोटल मार्क्स आपका 100 है असाइनमेंट के, एंड जो आपके मार्क्स कैरी ऑन होते हैं वो होते हैं 30% फाइनल स्कोर में। ओके, तो 30% ही आपका जो असाइनमेंट है वो कैरी करता है एंड ऑफ कोर्स 30% इज मोर देन इनफ पास होने के लिए। उसमें आपको फाइनल में अगर आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले आते हो तो फाइनल में आप कम मेहनत में भी यू कैन स्कोर अ गुड स्कोर, राइट। तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इग्नू में और आपको असाइनमेंट में सच्ची में बहुत ध्यान देना है। अच्छे से आपको अपने असाइनमेंट राइटिंग करनी है एंड इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है एंड आपको अपना फाइनल स्कोर बेटर करना है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो है वो ज़रूर 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 देखनी है। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1
of BSOC 132. Now, the question one is discuss the contribution of classical thinkers to the understanding of social change. तो classical thinkers कौन थे जिन्होंने firstly जब sociology introduce हुई थी as a new subject, as a new discipline, तो उस टाइम पे जिन sociologist ने वर्क किया था उनको हम क्लासिकल थिंकर्स बोलते, जो पहले के टाइम के जो थिंकर्स थे, राइट। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, वो क्या सोचते थे सोशल चेंज के रिलेटेड। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि सोशल चेंज होता क्या है। तो यहाँ पे आंसर जब आप अपना स्टार्ट करोगे तो एज आई मेंशन कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है आंसर का वो इंट्रोडक्शन होता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करोगे अपना आंसर, जहाँ पे आप मेंशन करोगे कि जो सोशल चेंज है उससे ये मतलब होता है कि कोई भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, कल्चरल पैटर्न्स में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंजेस आना विद इन अ टाइम, जो कि ये सारे चेंजेस आ सकते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से। तो जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे 3 फाउंडिंग फादर्स हैं, कार्ल मार्क्स, एमिली डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। इनको हम फाउंडिंग फादर्स बोलते हैं सोशियोलॉजी के, राइट। इनका नाम तो आपको पता ही पता होना चाहिए, और इनकी क्या थॉट प्रोसेस से ये बिलोंग करते, क्या इनका पर्सपेक्टिव था, वो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर आपको सोशियोलॉजी में आगे कंटिन्यू करना है। तो आपको मास्टर्स भी करनी है, ऑफ कोर्स आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर इनका तो नाम आता ही रहेगा। नाउ इन तीनों सोशियोलॉजिस्ट ने, दीज आर द क्लासिकल थिंकर्स एंड फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो उन्होंने फाउंडेशनल थ्योरीज दी थी जहाँ पे उन्होंने मैकेनिज्म और कॉजेज की बात की थी सोशल चेंज की। अभी जो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव क्या होता है, किसी का जो नजरिया होता है चीजों को देखने का। तो 3 नजरिए बेसिकली हम सोशियोलॉजी में बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनलिस्ट, इंटरप्रेटिव। बहुत सारे हैं वैसे तो, स्ट्रक्चरलिस्ट भी है, और वी कैन से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है जो आपको आगे आगे पता चलते रहेंगे। और मैं और भी जो मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो उनके सिलेबस में और भी ज़्यादा पर्सपेक्टिव है, बट मेनली इन योर फर्स्ट ईयर, इन योर बैचलर्स, ये 3 पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ना। जो कार्ल मार्क्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, राइट। यहाँ पे यू कैन सी यू हैव कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883 में उन्होंने सोशल चेंज को रिजल्ट बताया था कि जो सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो क्लास स्ट्रगल्स हो रहे हैं, उसकी वजह से सोशल चेंज आ रहा है। जो उनकी थ्योरी थी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के अंदर, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं वो शेप करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर रिलेशंस में, और वो डिटरमाइन करते हैं कि जो हिस्ट्री का कोर्स है वो कैसा रहेगा। उनकी जो की आइडियाज रहे हैं वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो डिफरेंट स्टेजेस के द्वारा इवॉल्व हुए, जहाँ पे जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद स्लेवरी आया, स्लेवरी के बाद फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड एंड में कम्युनिज्म आएगा। अभी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बताते हैं कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, यहाँ पे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन और क्लास रिलेशन देख सकते हैं किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में। जहाँ पे सोशल चेंज है वो आता है क्लास स्ट्रगल के द्वारा, जहाँ पे जो बुर्जवासी है, जो किसी भी प्रोडक्शन को, मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जो प्रोलेटेरिएट लेबर है, जब सॉरी तब क्लास स्ट्रगल होगा, तब जो वर्किंग क्लास है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, सो दे विल फाइट अगेंस्ट इट एंड देन देयर विल बी चेंज, सोशल चेंज इन द सोसाइटी। अभी जो कॉन्ट्रडिक्शन है कैपिटलिज्म के, वो बोलते हैं कि जो वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट, जो बुर्जवासी, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो इन लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो जितना उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और उनको पे नहीं देते हैं, राइट। उसकी वजह से एक इनइक्वालिटी हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही है, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही गरीब है और जो सारा पैसा है वो बुर्जवासी कैपिटलिस्ट क्लास के पास है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारी सोसाइटी है, जो कैपिटलिज्म जो भी चल रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और सोशलिज्म से रिप्लेस होगी। यू कैन सी कैपिटलिज्म के बाद जो मार्क्स बोल रहे कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा, राइट। तो वो यहीं पे ये वाली बात मेंशन कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए, जहाँ पे पहले जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी उसकी वजह से उसके बाद जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज आ गई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हमें न्यू तरीके के क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। तो मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया कि जो कैपिटलिज्म है वो इवेंचुअली वर्कर्स की रेवोल्यूशन के साथ लीड किया जाएगा, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा गया था 1917 में, जहाँ पे जो सोशलिस्ट फोर्सेस थे उन्होंने मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया था और कैपिटलिस्ट एलीट कहीं ना कहीं
हमें देखने को मिले थे विद द कमिंग ऑफ कैपिटलिस्ट एलीट। तो इसी तरीके से ये जो मार्क्स बोलते हैं कि जो सोशल चेंज आएगा वो आएगा व्हेन पीपल विल कम टुगेदर। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जैसे इसने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है, आगे और भी ज्यादा हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। नाउ सेकंड व्यू पॉइंट आ जाएगा एमिली डर्कहाइम का। तो वो सोशल चेंज वो फंक्शनल डिफरेंशिएशन के द्वारा बता रहे हैं, जहाँ पे एमिली डर्कहाइम ने एक्सप्लेन किया कि जो सोशल चेंज आएगा वो फंक्शनलिज्म के द्वारा आएगा। मतलब कि उन्होंने सोसाइटीज को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज होने की बात की है, बिकॉज डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर एक काम की स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। अब जो की आइडियाज से डर्कहाइम के वो बात करते हैं कि जो सोसाइटी है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी, मतलब कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जहाँ पे लोगों की शेयर्ड वैल्यूज थी, कलेक्टिव कंसाइंस थी, उससे एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में चेंज हो जाएगी। जहाँ पे जो मॉडर्न सोसाइटीज है वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रोल और इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलेगी। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक एनोमी स्टेट आ जाएगी जहाँ पे नॉर्मलेसनेस आ जाएगा, राइट। एक मतलब कि अलग से न्यू चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अभी जो इतनी तेजी से जो सोशल चेंज आ रहे हैं उसकी वजह से जो सोशल नॉर्म्स है, हमारे जो सोसाइटी की रूल रेगुलेशन है, वो भी काफी हद तक वीक हो जाएंगे। और जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब कि लोग एक दूसरे के साथ एक वो जो कॉपरेशन वाली फीलिंग है वो नहीं रहेगी। और डिविएंट बिहेवियर, मतलब कि ऐसा बिहेवियर लोग करेंगे जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डर्कहाइम बोलते हैं कि जो शिफ्ट आया था रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो बनती जा रही थी, उसकी वजह से हमें ऑक्यूपेशन के अंदर भी स्पेशलाइजेशन देखने को मिली। लेकिन जो रैपिड अर्बनाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर, उसकी वजह से लोग एक दूसरे से अलग हो गए, क्राइम रेट बढ़ गया। जो मॉरल जो लेसन्स थे, जो लोग अच्छे काम कर रहे थे, अब वो अच्छे काम से हट के बुरे कामों का जो की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा हो गया। जिसकी स्टडी डर्कहाइम ने अपने वर्क, जो सुसाइड उन्होंने वर्क किया था, मतलब कि उन्होंने जो सुसाइड के ऊपर स्टडी की थी अपनी, वहां पे उन्होंने जाना और उसके द्वारा उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई कि कैसे जो सोशल चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो देखने को मिलते हैं ना। थर्ड आ जाएगा हमारा मार्क्स वेबर, जिन्होंने सोशल चेंज को आइडियाज एंड रैशनलाइजेशन के द्वारा स्टडी करने की कोशिश की। तो मार्क्स वेबर ने आर्ग्यू किया कि जो आइडियाज हैं, कल्चर है, ह्यूमन एजेंसी है, वो सोशल चेंज लेके आते हैं, रैदर देन कि सिर्फ एक, जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते थे कि सिर्फ पैसों के द्वारा, इकोनॉमिक फैक्टर्स के द्वारा चेंज आ रहे हैं। लेकिन मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं आते हैं, बट आइडियाज, कल्चर्स और जो ह्यूमन एजेंसी है उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो लेके आए, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग सोचते थे, एफिशिएंसी, लॉजिक, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, अब उनको हटा के अब न्यू वेज ऑफ थिंकिंग आ गई है। जहाँ पे जो की आइडियाज थे मैक्स वेबर के, उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात की है, जहाँ पे वेबर ने जो कैपिटलिज्म राइज हो रहा है उसकी जो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज है, जैसे कि हार्ड वर्क, थ्रिफ्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, इसकी वजह से जो मैक्स वेबर है वो बोलते हैं कि जो इसकी वजह से ये जो आइडियाज हैं कि हमें हार्ड वर्क करना है, सेल्फ डिसिप्लिन आना है, उसकी वजह से लेबर ज्यादा काम कर रहे हैं, वो उसकी वजह से नहीं कर रहे कि उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। देन रैशनलाइजेशन के बारे में वो बात करते हैं, जहाँ पे वो बात करें कि जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ सोसाइटी से एक ब्यूरोक्रेटिक और साइंटिफिक अप्रोच की तरफ मूव कर रही है। अथॉरिटी टाइप, जहाँ पे पहले किंग्स होते थे, रिलीजन होते थे, अब वहां से वो चेंज होके एक रैशनल लीगल हमें अथॉरिटी देखने को मिल रही है, जैसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, राइट। अब एग्जांपल यहाँ पे मैक्स वेबर देते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आए, कॉरपोरेशन आए, वहाँ पे हम जो वेबर का आइडिया है रैशनलाइजेशन का, वो हम डेफिनेटली देख सकते हैं, जहाँ पे रूल्स, एफिशिएंसी, वो सोशल स्ट्रक्चर को ज़्यादा डोमिनेट करती है। और ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमीज भी हमें ये एक इंक्रीजिंग रैशनलाइजेशन शो करती है हमारी सोसाइटी की। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, अगेन जो आपकी प्रेजेंटेशन है, राइट, आंसर का, उसमें आपका लास्ट पार्ट रहता है कंक्लूजन का, एंड
एज आई ऑलवेज मेंशन, मैंने आपकी प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन किया है प्रीवियस सब्जेक्ट की में, एंड आई विल मेंशन हियर आल्सो, कि आपको हर एक सब्जेक्ट की जो आपकी आंसर्स हैं, हर एक क्वेश्चन की जो आंसर है, आपको कंक्लूजन के बिना अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है, राइट? आपको कंक्लूजन मेंशन करनी ही करनी है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि जो मार्क्स, डर्कहाइम एंड वेबर, तीनों ने डिफरेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए कि सोशल चेंज सोसाइटी के अंदर कैसे आ रहा है। जहाँ पे मार्क्स ने इकोनॉमिक फोर्सेस की बात की, डर्कहाइम टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेस हैं, एंड वेबर ने आइडियाज, रैशनलाइजेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, उसके बारे में बात की है। तो जो इनकी थ्योरीज है वो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम कंटेम्प्रेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ से हमारी सोसाइटीज़ निकल के आई हैं उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स ने ही, और तीनों की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स तीनों फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं, सच एज इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। अगर आप आज देखोगे तो ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, सोशल मूवमेंट जैसे जो इश्यूज हैं उनको हम इनके फ्रेमवर्क के द्वारा, इनके काम के द्वारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो उनका कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी के अंदर और सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए, सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, वो आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ टाइमलेस, इट कैन नेवर बी डिनाइड या फिर इग्नोर्ड। तो इन तीनों का, क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट, फाउंडिंग फादर्स का वर्क हमने आज जाना कि तीनों का क्या सोच थी, कि क्या जो हमारी सोशल चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर वो कैसे आ रहा है। लेट मी नो हाउ डू लाइक द आंसर। एंड अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी हर एक थिंकर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इतना इनफ है अभी आपकी फर्स्ट ईयर के लिए, इट इज़ मच मोर देन इनफ जो मैंने आपको मेंशन किया। अगर आपको इतना भी समझ में आ जाएगा, दैट इट मीन्स जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है इन थिंकर्स की, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो गई है। सो लेट मी नो हाउ डू लाइक द एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन writing your assignments, all the very best, and I wish and hope you all score really good in your assignments. Bye bye.